वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय और उपसर्ग बता दिया है। अगर आप वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समास। समास समास को पढ़ने से पहले मैं इसके परिभाषा से आपको परिचित करा दूं। समास जो है वह दो शब्दों से टूट कर बना है। जो एक शब्द है उसका वह है सम, और जो दूसरा शब्द है इसका वह है आस। और जो सम का अर्थ होता है वह होता है समान। क्या होता है? समान होता है। और जो आस का अर्थ होता है वह होता है बैठाना। क्या होता है? बैठाना होता है ना। तो समास क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और जो दूसरा है वह है आस। सम का अर्थ है समान और जो आस का अर्थ है वह क्या है? बैठाना। और इससे जो परिभाषा हम बनाएंगे वह परिभाषा हम बनाएंगे कि जब किन्हीं दो पदों को समान रूप से एक साथ बैठाते हैं तो उनके बीच में जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? हम देखिए इसी से परिभाषा बनाएंगे। अगर हम इसी से परिभाषा बनाएंगे तो हमें क्या होगा कि थोड़ा सा याद करने में आसानी होगा। हालांकि आपको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो एग्जाम्पल देगा और वो पूछेगा कि यह कौन सा समास है। लेकिन मैं आपको इसका परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो एग्जाम्पल समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने बताया क्या कि जो समास है वह क्या है कि किन्हीं दो पदों को समान रूप से बैठाने पर उनके बीच क्या? समान रूप से बैठाने पर उनके बीच जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समास कहते हैं। ठीक, ये रहा परिभाषा। और आपको मालूम होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें दो ही समास पढ़ना है। एक जो समास है वह है द्वंद्व समास, और जो दूसरा समास है वह कौन सा समास है? वह द्विगु समास है। आपको केवल दो ही समास पढ़ना है और इन पर जो आपको मार्क्स मिलेगा वह 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम द्वंद्व और द्विगु समास अगर पढ़ लें तो हमारा क्या होगा कि 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा ना। तो जो मैंने समास का परिभाषा बताया, आपको क्या बताया कि जब किन्हीं दो समासिक पदों को पास पास बैठाया जाता है तो उनके बीच जो कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है समास कहलाता है। और मैंने ये आपको बताया है कि समास टूटकर 2 शब्दों में विभाजित हुआ, और जो सम है उसका अर्थ समान होगा और जो आस है उसका अर्थ बैठाना होगा। ये तो रही परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पर जो हम द्वंद्व समास और द्विगु समास में पढ़ने वाले हैं। तो जो उसका ट्रिक है वह है द्वंद्व में और छिपा, द्विगु में गणना पद आवत है। कुछ समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है? द्वंद्व समास और पढ़ना है द्विगु समास। और जो मैंने इसका ट्रिक बनाया वह है कि द्वंद्व में और छिपा, क्या? द्वंद्व में और छिपा, द्विगु में गणना पद आवत है। तो पहले हम द्वंद्व को क्लियर करें फिर इसके बाद द्विगु पे चलते हैं। ठीक है? तो क्या है? द्वंद्व में और छिपा, क्या छिपा? और छिपा। और यानी कि जो द्वंद्व समास होगा इसमें जो पद दिए रहेंगे 2 ठो, इनके बीच में क्या होगा? और छिपा रहेगा। क्या रहेगा? और छिपा रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है राजा रानी। ठीक? और ये राजा जो और रानी है, देखिए मैंने खुद बोल दिया कि राजा और रानी ना। तो इसके बीच में कौन सा शब्द छिपा है? इसके बीच में जो शब्द छिपा है वह छिपा है और। इसका जो समास विग्रह बनेगा वह क्या बनेगा? राजा और रानी। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि द्वंद्व में और छिपा, तो जो द्वंद्व समास होगा उसके जो 2 ठो पद दिए रहेंगे उसमें उनके बीच में, ठीक है, जो अलग अलग पद दिए रहेंगे उनके बीच में क्या होगा? और शब्द क्या होगा? छिपा रहेगा। ये तो उसके पहचानने का पहला तरीका होगा।
और जो दूसरा तरीका है क्या है कि वो जो दो पद दिए रहेंगे ना, वह क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब विलोम होंगे, उल्टा होंगे। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे एक है राजा, एक है रानी, तो ये क्या है, राजा रानी का विलोम है कि नहीं, उल्टा है ना। रानी का उल्टा राजा होता है और राजा का उल्टा क्या होता है रानी, यानी विपरीतार्थक शब्द ना। तो मैंने फिर से एक बार देखिए, द्वंद्व समास क्या है कि दो ठो शब्द दिए रहेंगे, उनके बीच में और शब्द का लोप हुआ रहेगा। लोप का मतलब क्या होता है, छिपा होगा, और शब्द क्या होगा, छिपा होगा। और जो दूसरा उसका पहचानने का तरीका होगा वह क्या होगा कि जो दोनों शब्द दिए रहेंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो द्वंद्व समास आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं हम द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल पे, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विगु समास ना। तो जो द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वह क्या है, देश विदेश। यहाँ पे जो लाइन है ना, मैंने वीडियो इससे पहले भी समाज पे बनाया और उसको एडिट सब कर दिया था, और अचानक वो क्या हुआ कि बाई मिस्टेक डिलीट हो गया, तो मुझे फिर से समाज पे वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए यह सब लाइन पहले का पड़ा हुआ है। तो इसका जो पहला ये एग्जाम्पल है वह क्या है, देश विदेश ना। तो मैंने आपको बताया कि जो समास होगा उनके बीच में और शब्द छिपा होगा। तो जो देखिए यहाँ पे जो लिखा है देश और विदेश लिखा है, इनके बीच में क्या है, और शब्द क्या है, छिपा हुआ है। यानी कि हम इसे इस प्रकार बोल सकते हैं कि देश और विदेश, यही बोलेंगे ना। और देखिए मैंने बताया क्या कि यह जो दो शब्द होंगे यह आपस में क्या होंगे, विलोम होंगे। देखिए देश का उल्टा विदेश होता है कि नहीं, और विदेश का उल्टा देश होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देश और विदेश। इसी प्रकार अगला देखिए, माता और पिता, इसका क्या समास विग्रह बनेगा, माता और पिता। ठीक, अब देखिए अगला, रात और दिन ना, इसके बीच में कौन सा शब्द छिपा है, और शब्द छिपा है ना। तो ये कौन सा समास बन जाएगा, द्वंद्व समास। ये पूरे क्या है, ये पूरे जितने समास मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, ये पूरे द्वंद्व समास है। सबके बीच में देखिएगा और शब्द छिपा रहेगा, और वो जो दो शब्द रहेंगे वह आपस में क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे, उल्टा होंगे एक दूसरे की। देखिए फिर यहाँ पे रात और दिन, रात का उल्टा दिन हो गया और दिन का उल्टा क्या हो गया, रात हो गया। और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रात और दिन। फिर पाप पुण्य, पाप और पुण्य। फिर यहाँ पे देखिए हर्ष और विषाद ना। फिर अन्न और जल ना, अन्न का उल्टा जल और जल का उल्टा क्या होगा, अन्न होगा। फिर यहाँ पे देखिए जन्म और मरण ना। फिर यहाँ पे यश और अपयश ना। फिर यहाँ पे अपना और पराया, और यहाँ पे हानि और लाभ। फिर नर और नारी ना। देखिए यहाँ पे नर का उल्टा क्या होता है, नारी होता है ना। नर का मतलब पुरुष और नारी का मतलब महिला ना। तो पुरुष का विलोम क्या होगा, महिला होगा, और जो महिला होगा महिला का विलोम पुरुष होगा। देखिए इसका और भी एग्जाम्पल है, और जो एग्जाम्पल है वह है, देखिए क्या है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ना। तो यहाँ पे देखिए बीच में कौन सा शब्द छिपा है, और शब्द छिपा है ना। और देखिए राधा का विलोम कृष्ण और कृष्ण का विलोम क्या होगा, राधा होगा। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, राजा रानी। यहाँ पे देखिए एक ही में लिखा है, एक ही में लिखा है, और हाँ हमें क्या कर रहा है, ये एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर रहा है, हमें उल्लू बना रहा है। लेकिन क्या करना है, हमें उल्लू नहीं बनना है ना, हमें बल्कि उन्हें इस बात से चौकन्ना करना है कि देखिए हमने बना दिया। तो राजा रानी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए मैं आपको बता दूं क्या है कि ये लिखा है राजा रानी, एक ही में लिखा है, लेकिन हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, राजा और रानी ना। तो इसके बीच में क्या था, ये और शब्द छिपा था ना। और देखिए ये जो राजा है, राजा का विलोम क्या है, रानी है ना। और जो रानी है, रानी का विलोम क्या है, राजा है। दोनों समास में बस आपको इतना याद रखना है, पहला क्या याद रखना है कि इनके बीच में और शब्द छिपा रहेगा, और जो दूसरा है वह क्या है कि इनका जो शब्द होगा, जो इन और शब्द के अगल बगल शब्द होंगे। यानी कि हम दूसरे शब्द से यह कह सकते हैं कि
प्रथम पद जो होंगे और जो आखिरी पद होंगे दोनों के बीच में क्या होगा, और शब्द छिपा होगा। और जो प्रथम पद और जो आखिरी पद होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, वह एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। जैसे यहाँ पे देखा, बता ही दिया मैंने आपको कि जो राजा है उसका विलोम रानी होगा और जो रानी है उसका विलोम क्या होगा, राजा होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है जल थल, जल और थल। फिर पिता पुत्र, पिता और पुत्र। हार जीत, हार और जीत। फिर आना और जाना। फिर नदी और नाले। घी और शक्कर। फिर यहाँ पे देखिए फिर वही एग्जाम्पल एक ठो और यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया, पाड़ी पाद, पाड़ी, पाड़ी पाद, क्या, पाड़ी पाद ना। ठीक, अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे ना, तो यहाँ पे हम जब एग्जाम में देखें, एग्जाम में हम लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर भी एक बार चर्चा कर लेना। आपके एग्जाम में मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे दिया, पूछ दिया कि इसमें बताइए कौन सा समास है, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे समास विग्रह, क्या लिखेंगे, समास विग्रह। फिर यहाँ पे लिख देंगे समास। ठीक है, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाड़ी और पाद, यही बनेगा ना। अब ये पाड़ी और पाद होता क्या है, पाड़ी का मतलब हाथ, क्या, हाथ ना, और पाद का मतलब क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, तो हाथ का उल्टा क्या होता है, पैर होता है, और जो पैर है उसका उल्टा क्या होता है, हाथ होता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के उल्टा हो गए, और इनके बीच में जो यह है और शब्द क्या है, छिपा है। आ रहा है ना समझ में आपको। तो फिर ये जो रूल है, दोनों रूल क्या कर रहे हैं, द्वंद्व समास को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो इसका समास बनेगा वो कौन सा समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। ये सब कहानी थी हमारा जो द्वंद्व समास की थी ना, ये कहानी द्वंद्व समास की थी। अब हमें क्या करना है, दूसरा समास पढ़ना है। दूसरा समास क्या था, द्विगु समास, द्विगु समास। और जो द्विगु समास की लाइन थी वो क्या थी कि द्विगु में गणना पद आवत है, यही लाइन थी ना। देखिए मैंने फिर से आपका जो ट्रिक है मैं आपको सुना दे रहा हूँ। क्या है कि द्वंद्व में और छिपा, द्विगु में गणना पद आवत है। गणना, गणना होता क्या है, नहीं कहते हैं कि गणना कीजिए कितने हैं ना, तो गणना का मतलब आप बस इतना समझिए, गिनती। गणना का मतलब क्या होता है, गिनती। अरे यार गणना का मतलब गिनती कैसे होगा, आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए गणना मतलब होता है गिनना, और आप गिनेंगे कैसे, गिनती के जरिए गिनेंगे, यही करेंगे ना। तो गणना का मतलब क्या हो गया, गिनती। हम डायरेक्ट ऐसे ही समझ लें ना। तो द्विगु समास में क्या होगा, गणना पद आवत है, यानी कि जो आपका वो शब्द दिया रहेगा ना, जो समासिक पद आपके दिए रहेंगे वह क्या होगा, वह गणनावाचक होगा, वह गिनती वाचक होगा, वह संख्यावाचक होगा। ठीक है, देखिए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पंचवटी, क्या है, पंचवटी। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, पंच, पंच का मतलब क्या हो गया, पाँच, पाँच होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया, यहाँ पे गणना शब्द आया ना, तो वही होगा। तो ये कौन सा समास बना, द्विगु समास बना। बस आप इतना याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में बीच में और शब्द आएगा, और जो पद होंगे वह एक दूसरे के विलोम होंगे, उल्टा होंगे। और जो द्विगु समास होगा वह गणनावाचक होगा, वह संख्यावाचक होगा, उसमें क्या होगी, संख्या आएंगे, और कोई भी समास से हमें मतलब नहीं है। और आपके एग्जाम में भी यही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच, पाँच आया ना, तो पाँच से ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया द्विगु समास। और हम इसी प्रकार लिख के थोड़ी ना छोड़ देंगे कि ये द्विगु समास है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिया है, तो आप जब इसका यहाँ पे समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पांच वटों का समूह। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पांच वटों का समूह ना। तो पांच वटों का समूह, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप समास, तो यहाँ पे जो समास होगा वह समास होगा द्विगु समास। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि द्विगु समास क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो है समास, एक है सप्त सिंधु,
सप्त, देखिए फिर यहाँ पे सप्त आ ही गया। सप्त का मतलब 7 हो गया ना। और जब गिनती वाचक हो गया तो फिर ये द्विगु समास हो ही जाएगा। फिर जब इसका हम विग्रह करेंगे वह क्या करेंगे, 7 सिंधुओं का समूह। फिर यहाँ पे समास का नाम लिख देंगे, कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए त्रिदेव, फिर यहाँ पे कितने देव हो गए, 3 देव हो गए ना। फिर यहाँ पे त्रिकोण, फिर दशावतार, फिर पंच पल्लव, फिर यहाँ पे त्रिभुवन, फिर यहाँ पे सप्ताह, फिर यहाँ पे एक और देखिए जो है वह है नवरत्न। नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह। आप 2 तरह से लिख सकते हैं, एक ठो कैसे कि नवरत्नों का समूह या नवरत्नों का समाहार, बात एक ही है। ठीक है। तो नवरत्नों का समूह कौन सा समास, द्विगु समास। फिर अगला देखिए त्रिफला, फिर चौमासा, यहाँ पे देखिए चौमासा, फिर यहाँ पे चौराहा, फिर त्रिनेत्र, पंचतंत्र, नवनिधि, पंचानन ना। तो मैंने आपको द्विगु समास में बताया कि जो शब्द आएगा संख्यावाचक, लेकिन ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे। ये जो संख्यावाचक केवल आगे ही आना चाहिए, जो इसका प्रथम पद, याद रखिएगा इसमें कितने पद हुए हैं, 2 पद है ना, प्रथम पद एक अंतिम पद। ठीक। तो जो इसका प्रथम पद है वही संख्यावाचक होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये नौ, अरे रत्न 9 हो जाए तो भी यह द्विगु समास, ये द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि रत्न 9, तो 9 पीछे हो गया, आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं ना। तो सबसे पहले वाली जो शब्द होगा वही संख्यावाचक होना चाहिए, यानी कि प्रथम शब्द संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि द्वंद्व समास में क्या होगा, और शब्द छिपा रहेगा, और जो प्रथम पद और जो द्वितीय पद होंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे, वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक। तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब द्विगु समास आएगा तो उसका प्रथम पद जो होगा वह क्या होगा, वह संख्यावाचक होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा ही दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।